हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम के ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सिस्टम का कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया द टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल है सभी का लीनियर मोमेंटम है, उसका वेक्टर सम जुड़कर आपका क्या बनता है, टोटल है लीनियर मोमेंटम बनता है। ठीक है, अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसको हम न्यूटन के दूसरे लॉ से ड्राइव करेंगे इस बात को। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से। तो इसमें क्या कर लिया, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया जिसमें एन पार्टिकल है, हैविंग मास, उनका मास क्या है m1 m2 m3 अप टू mn, और वेलोसिटीज क्या है v1 v2 vn तक है ये रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम आपका क्या होगा, पहले पार्टिकल का m1 v1, दूसरे का m2 v2, और इस प्रकार से ये चलता जाएगा m3 और mn vn तक ये हो जाएगा। तो ये मोमेंटम है फर्स्ट का, ये आपका सेकंड का, ये आपका एन जो पार्टिकल है, तो सभी का लीनियर मोमेंटम ऐड होकर आपका टोटल मोमेंटम ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या बताया अब आपका, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स है जो आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, dp बाई dt, यानी चेंज इन मोमेंटम इसके इक्वल। अब आइसोलेटेड सिस्टम में तो क्या होगा बच्चों, फोर्स क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, हमने जीरो कह दिया। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी काम ही नहीं करती आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो फोर्स जीरो हो गया, तो dp बाई dt आपका जीरो के इक्वल। ठीक है, तो इससे क्या देखो, मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन वो हमने जीरो दिखा दिया कांस्टेंट, इसका मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है तो वो कांस्टेंट है, तो एज डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट टू जीरो। ठीक है, p आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। ये चीज जब चेंज ही नहीं होती क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो सभी पार्टिकल्स का जो टोटल मोमेंटम था उसका वेक्टर सम भी क्या आपका कांस्टेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ए कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ ए गन। ठीक है, जैसे हम बुलेट फायर करते हैं गन से, तो गन पीछे की तरफ झटका देती है ना, तो उसको रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं। तो यही इसमें बताया, देखो क्या बताया, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन देन गन मूव्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बुलेट। बुलेट जिस तरफ जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन है वो पीछे की तरफ आपकी जाती है, इसी को रिकॉइल करते हैं। तो उसकी रिकॉइल गन की हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी किससे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाल देंगे। ठीक है, देखो किस प्रकार से निकाल देंगे, m1 क्या है, बुलेट का मास है, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, m2 किसका मास है, गन का है, v2 क्या है, गन की वेलोसिटी है, u1 u2 जीरो है, ये गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थी, तो u1 वेलोसिटी क्या है, बुलेट की है, u2 क्या है, गन की है, तो फायरिंग था पहले, तो दोनों क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये जीरो वेलोसिटी है उनकी, फायरिंग से पहले वाली इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम फायरिंग से पहले का और किसके बराबर होगा, फायरिंग के बाद वाला, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो फायरिंग करने से पहले का मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, फायरिंग करने के बाद के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो फायरिंग से पहले का मोमेंटम देखो देख लेते हैं, m1 u1 ये बुलेट का हो गया फायरिंग से पहले का, m2 u2 ये गन का हो गया फायरिंग से पहले का, दोनों रेस्ट में थी, तो मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। अब फायरिंग के बाद वाला मोमेंटम ये है, क्योंकि बाद वाली वेलोसिटी ये v1 बुलेट की बनी है और v2 गन की बनी है, तो m1 v1 ये मोमेंटम है फायरिंग के बाद वाला, ये मोमेंटम फायरिंग से पहले वाला तो आपका जीरो हो गया क्योंकि दोनों रेस्ट में थी, और ये फायरिंग के बाद वाला हो गया। लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, फायरिंग से पहले का मोमेंटम और फायरिंग के बाद वाला मोमेंटम क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल का यहाँ निशान हमने लगा दिया। m1 v1 है, ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ से मैं v2 को निकालूंगा, m2 इसके नीचे चला जाएगा, v2 ये आ गया आपकी गन की वेलोसिटी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने गन की वेलोसिटी निकाल दी, जिससे वो रिकॉइल करके पीछे की तरफ झटका देती है, लगती है। इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ क्या दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, बुलेट की आगे की तरफ है तो गन पीछे की तरफ आपकी मूव करेगी। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ v2 है वो प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, जो गन की वेलोसिटी है वो गन के मास के इनवर्सली होती है। ठीक है, तो गन क्या होती है आपकी, बुलेट की बजाय गन भारी होगी, तो उसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी, गन के अंदर कम होगी।
ठीक है, गन हैवी होगी तो वो रिक्वायर करेगी थोड़ी वेलोसिटी से। बुलेट तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जाती है, उतनी वेलोसिटी से अगर गन जाएगी पीछे, जाना तो उतनी वेलोसिटी से पीछे गन को चाहिए, ठीक है। लेकिन गन क्यों नहीं जाती, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, बुलेट की बजाय गन का मास है ज़्यादा, इसलिए उसमें वेलोसिटी कम है, तो वो कम रिक्वायर करती है, कम झटका देती है पीछे की तरफ। क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। तो और क्या एप्लीकेशन है, फ्लाइट ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन, जो रॉकेट और जेट प्लेन वगैरह होते हैं वो उनमें भी आपका क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। रॉकेट एंड जेट प्लेन्स द हॉट एंड कंप्रेस्ड गैस एक्सप्रेस थ्रू ए नैरो ओपनिंग, जो उसमें गैस ईंधन जलता है तो गैसें बहुत छोटे से होल से बिल्कुल पीछे क्या है निकलती हैं, लार्ज वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा लार्ज वेलोसिटी। इसका रिजल्ट क्या होता है, इस रिजल्ट का, इससे क्या होगा, जो गैस है वो लार्ज वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम करेंगी पीछे की तरफ है, और जो इक्वल मोमेंट मिल जाएगा जेट और रॉकेट को, वो फिर ऊपर की तरफ है जाएगा। जैसे ये आपका पीछे भी मैंने बताया, जैसे आपका रॉकेट जेट है, गैसें बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से पीछे की नीचे की तरफ निकलेंगी, तो ये ज़मीन से टकराएंगे, तो आपका क्या है मोमेंट, इनका मोमेंट नीचे की तरफ है, और रॉकेट को मोमेंट क्या मिल जाएगा, ऊपर की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और इसकी एप्लीकेशन है क्या, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस, जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर होते हैं, वो एक बार स्पेस क्राफ्ट में से बाहर निकलते हैं स्पेस में, वापिस कैसे आते हैं, वो वापिस कैसे आते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं, वो थ्रो करते हैं आगे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होगी, ऐसा करने से ऑब्जेक्ट की मोशन मोमेंट क्या होगा, आगे की तरफ होगा, और जो एस्ट्रोनॉट है उन पे मोमेंट क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, तो वापस वो किस में आ जाएंगे, अपनी स्पेस शिप के अंदर मूव कर जाएंगे, ठीक है। जैसे स्पेस के अंदर तो आपका वहाँ ज़मीन का वो तो है नहीं, खाली जगह स्पेस है, तो जैसे ये आपका उनका क्या है, स्पेस शिप है जिसके अंदर वो बैठे हैं, इसमें से बाहर निकलेगा, अब ये इधर ऐसे मूव करेगा अंतरिक्ष के अंदर है, अब ये वापस स्पेस इसमें शिप में आना तो क्या करेगा, कुछ ऑब्जेक्ट को या आगे की तरफ ऐसे फेंक देगा, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट आगे की तरफ होगा, तो स्पेस शिप के अंदर ये इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ होगा, या एस्ट्रोनॉट फिर क्या है, ये आगे की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट स्पेस में, तो इतना ही मोमेंट इसका पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा तो ये स्पेसशिप के नज़दीक आ जाता है, उसको पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये थी एप्लीकेशन, इसको ध्यान से कर लेना, ओके, थैंक यू।